हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिद्धार्थ एंड यूपीएससी। आज इस वीडियो में मैं पॉलिटी क्लास 11 एनसीईआरटी जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसका तीसरा चैप्टर टाइटल्ड इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, इसका सेकंड पार्ट कवर करूँगा। सो बेसिकली इस चैप्टर को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ और इस वीडियो में मैं सेकंड पार्ट कवर करूँगा जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। वन मोर थिंग बिफोर वी स्टार्ट, मैं इन कंसेप्ट को बहुत सिंपल वर्ड्स में विद एग्जांपल्स आपको समझाऊंगा सो दैट आपको अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एट द सेम टाइम आई विल मेक श्योर कि जितना भी कंटेंट इस चैप्टर में आपके एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट हो सकता है वो मैं कवर करूँगा, सो नथिंग विल बी लेफ्ट आउट। और साथ में मैं आपको हर वीडियो के साथ शॉर्ट नोट्स और एक्टिव रिकॉल के लिए एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूँगा, सो यू डोंट हैव टू मेक नोट्स एज वेल। और एक्टिव रिकॉल मेथड विच इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स ऑफ रिविजन, वो भी आप अपनी प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट कर सकोगे। ये एक्टिव रिकॉल मेथड कैसे यूज़ करना है इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है टाइटल्ड RRR मेथड ऑफ रिविजन। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखो और समझो कि ये मेथड कैसे यूज़ करना और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इलेक्शन सिस्टम क्या होता है? इलेक्शन सिस्टम मींस इलेक्शन का सिस्टम, यानी कि इलेक्शन सिस्टम डिफ़ाइन करता है इलेक्शन के रूल्स, जैसे कि कैंडिडेट्स किस तरह से इलेक्ट होंगे, वोटिंग किस तरह से होगी, एक्सेट्रा। अब इलेक्शन सिस्टम्स कई तरह के हो सकते हैं और इस चैप्टर में आपको 2 तरह के इलेक्शन सिस्टम्स बताए गए हैं। फर्स्ट इज़ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एंड सेकंड इज़ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ये दोनों इलेक्शन सिस्टम्स इंडिया में यूज़ किए जाते हैं। मैं एक एक करके आपको दोनों के बारे में बताता हूँ। पहला है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये सिस्टम अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊँ तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले वो इलेक्शन जीता। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि इलेक्शन जीतने के लिए कैंडिडेट को 50% या फिर मेजॉरिटी ऑफ वोट्स चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मींस मोर देन 50% ऑफ द वोट्स, यानी कि अगर 100 वोट्स डाले गए हैं इसमें मेजॉरिटी ऑफ वोट्स का मतलब है 50 वोट से ज़्यादा। किसी कैंडिडेट को 50 से ज़्यादा वोट्स मिले तो हम ये कह सकते हैं कि उस कैंडिडेट को मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिले। सो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में कि मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलेंगे तभी एक कैंडिडेट जीतेगा। जो कैंडिडेट जीतेगा उसके पास बाकी कैंडिडेट्स से ज़्यादा वोट्स होने चाहिए। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। सपोज़ 4 कैंडिडेट्स हैं फाइटिंग फॉर एन इलेक्शन। अब टोटल वोट्स में से कैंडिडेट ए को 35% वोट्स मिले, कैंडिडेट बी को 30%, कैंडिडेट सी को 25% और कैंडिडेट डी को 10% वोट्स मिले। ए को 35% वोट्स मिलना कि अगर 100 वोट्स डाले गए हैं तो ए को 35 वोट्स मिले। अब क्योंकि ए को हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिले, क्योंकि बाकियों को 30, 25 और 10 वोट्स ही मिले, इसलिए ए विल विन द इलेक्शन। यू हैव टू नो दैट ए के पास कोई मेजॉरिटी ऑफ वोट्स नहीं है। ए के पास सिर्फ 35% वोट्स हैं, लेकिन उसके पास सबसे ज़्यादा वोट्स हैं। सो देयर इज़ नो क्राइटेरिया कि मेजॉरिटी ऑफ वोट्स होने चाहिए। अ कैंडिडेट टू विन नीड्स टू सिक्योर ओनली मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स, मोर वोट्स दैन एनी अदर कैंडिडेट। दिस इज़ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। यहाँ एक और टर्म का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ जो है वोट शेयर। वोट शेयर का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ टोटल वोट्स, यानी कि जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया उसमें कैंडिडेट ए को 35% वोट्स मिले तो ए का वोट शेयर हुआ 35%। अब इंडिया में बहुत अलग अलग लेवल्स पे इलेक्शंस होते हैं, ग्राम पंचायत के इलेक्शंस से प्रेसिडेंट के इलेक्शंस तक। और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इन सब में से किन किन इलेक्शंस में अप्लाई होता है? सो मेजरली ये सिस्टम 3 इलेक्शंस में यूज़ होता है। एक तो लोकसभा इलेक्शंस, दूसरा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस और तीसरा लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस। लोकसभा मींस द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो कि नेशनल लेवल पर लेजिस्लेचर है उसमें 2 हाउसेज होते हैं। एक तो लोकसभा जिसको बोलते हैं लोअर हाउस और दूसरा राज्यसभा जो कि है अपर हाउस। और लोकसभा राज्यसभा की तरह स्टेट लेवल पर भी जो लेजिस्लेचर होता है उसमें भी ऐसे हाउसेज होते हैं, जिसमें से एक हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि लोकसभा की तरह ही है बट एट स्टेट लेवल, और दूसरा हाउस है लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक बात याद रखना, लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट में है
लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में नहीं है। यानी कि ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें ये दोनों हाउसेस हैं, लेकिन ऐसे स्टेट्स भी हैं जिसमें सिर्फ एक ही हाउस है, विच इज़ द लेजिस्लेटिव असेंबली। सो दोनों लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का यूज़ होता है। अपार्ट फ्रॉम दीज टू, जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं, यानी कि नगर निगम के इलेक्शंस और पंचायत इलेक्शंस, इनमें भी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का यूज़ होता है। 1 पॉइंट टू नोट, लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यसभा के इलेक्शंस में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का यूज़ नहीं होता। अब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में जिस एरिया में इलेक्शंस हो रहे हैं उस एरिया को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब एक जोग्राफिकल एरिया। जैसे कि लोकसभा के इलेक्शंस पूरे देश में होते हैं, तो पूरे इंडिया को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज या फिर 543 जोग्राफिकल एरियाज़ में डिवाइड किया जाता है। या फिर अगर किसी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होने हैं तो उस स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंसीज या फिर जोग्राफिकल एरियाज़ में डिवाइड किया जाता है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर्स होते हैं और साथ ही कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो इलेक्शन में फ़ाइट करते हैं, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है। ये बात याद रखना कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक सीट मिलती है। यानी कि अगर लोकसभा इलेक्शंस में लखनऊ को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया है तो फिर लखनऊ कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक सीट मिलेगी जिस पर बैठेगा लखनऊ कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट हुआ एक रिप्रेजेंटेटिव। ये वो कैंडिडेट होगा जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलेंगे लखनऊ कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर से। और इलेक्ट होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिले, बस ये ज़रूरी है कि बाकी कैंडिडेट्स से ज़्यादा वोट्स मिले। सो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन लोकसभा होती हैं टोटल। दैट मीन्स 543 रिप्रेजेंटेटिव्स, 1 फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड 543 सीट्स इन लोकसभा। ठीक है। हाँ, ऑल्दो 2 एक्स्ट्रा सीट्स हैं लोकसभा में जो कि रिजर्व्ड हैं फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। सो देयरफॉर इन टोटल लोकसभा हैज़ 545 सीट्स। नाउ इस सिस्टम को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्यों बोला जाता है? ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस इलेक्शन सिस्टम में वो कैंडिडेट जो कि बाकी कैंडिडेट्स से आगे है इन टर्म्स ऑफ टोटल वोट्स, वो जीता है। द कैंडिडेट हु क्रॉसेस द विनिंग पोस्ट फर्स्ट इज़ द विनर। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्लूरैलिटी सिस्टम। ये इसका एक और नाम है। अब इस सिस्टम में एक पार्टी को जितनी परसेंटेज ऑफ सीट्स मिलती हैं, इट इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ वोट्स इट गेट्स इन इलेक्शन। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। सपोज़ 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में इलेक्शंस हो रहे हैं। इनमें से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 200 वोटर्स हैं, और हम ये एज्यूम करते हैं कि सभी 200 वोटर्स वोट डालेंगे। मतलब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 200 वोट्स डालेंगे, और इन 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में 3 कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं फ्रॉम 3 पॉलिटिकल पार्टीज़, बीजेपी, कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी। मतलब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 कैंडिडेट्स इलेक्शंस लड़ेंगे और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक सीट अलॉट हुई है। यानी कि इन तीनों कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट इलेक्शन जीतेगा, और ये वो कैंडिडेट होगा जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलेंगे। अब इलेक्शंस होते हैं और वोट्स डलते हैं, और ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये है इलेक्शन के रिज़ल्ट इन ऑल 5 सीट्स या फिर ऑल 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़। यहाँ पे पहली कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी के कैंडिडेट को मिले 100 वोट्स, कांग्रेस के कैंडिडेट को मिले 70 वोट्स और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को मिले 30 वोट्स। क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले, इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतेगा बीजेपी का कैंडिडेट। ऐसे ही आप बाकी 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के इलेक्शन रिज़ल्ट्स देख सकते हो। आप देख सकते हो कि इन 5 सीट्स में से 4 पर बीजेपी के कैंडिडेट जीते और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट, और कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट किसी भी सीट से नहीं जीता। अब जो मैं आपको परसेंटेज ऑफ सीट्स वर्सेस परसेंटेज ऑफ वोट्स का सीन बता रहा था, वो एक बार इस एग्जांपल में देखते हैं। बीजेपी को कितनी सीट्स मिली? 5 में से 4, यानी कि 80% सीट्स मिली। और बीजेपी को इन 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में टोटल कितने वोट्स मिले? वो हैं 410 वोट्स। और टोटल वोट्स
हज़ार इन पांचों कॉन्स्टिट्यूंसीज में डले। सो बीजेपी का वोट शेयर हुआ 41%। 410 इज़ 41% ऑफ 1000, ठीक है। सो बीजेपी को 41% वोट शेयर मिला, लेकिन 80% सीट्स मिली। और कांग्रेस का एग्जांपल लेते हैं। कांग्रेस को टोटल सीट्स कितनी मिली? 0। और टोटल वोट्स कितने मिले? 330। सो कांग्रेस का वोट शेयर कितना हुआ? 33%। मतलब 1/3 वोट्स कांग्रेस को मिले, लेकिन एक भी सीट नहीं मिली। ऐसे ही आम आदमी पार्टी को एक सीट मिली, मतलब 20% ऑफ सीट्स, और 260 वोट्स मिले, मतलब 26% वोट शेयर। सो हम इस एग्जाम्पल से ये देख सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ सीट्स आर नॉट प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ वोट्स। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी परसेंटेज ऑफ वोट्स मिले उतनी ही परसेंटेज ऑफ सीट्स मिलेंगी, और इन अदर वर्ड्स उतनी रिप्रेजेंटेशन मिलेगी किसी पॉलिटिकल पार्टी को। इनफैक्ट ऐसा कांग्रेस के साथ हुआ इन 1989 इलेक्शंस, जब कांग्रेस को 80% सीट्स मिली थी लोकसभा में, लेकिन सिर्फ 48% वोट्स ही मिले थे। और ऐसा क्यों है कि जितने परसेंटेज ऑफ वोट्स मिले, परसेंटेज ऑफ सीट्स उससे कम या ज़्यादा हो सकती हैं। इसका रीज़न यही है कि जो कैंडिडेट्स जीते हैं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उसे मेजॉरिटी ऑफ वोट्स या फिर 50% ऑफ वोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। उसे बस बाकी कैंडिडेट्स से आगे रहना है, चाहे उसके पास 25% वोट्स ही क्यों ना हो। एंड सिमिलरली अगर किसी कैंडिडेट को हाईएस्ट वोट्स नहीं मिलते तो वो सीट नहीं जीत सकता, भले ही उसके पास 40% वोट शेयर ही क्यों ना हो। तो इस फिनोमेना को, जिसमें परसेंटेज ऑफ सीट्स वोट शेयर से कम या ज़्यादा हो सकती हैं, इसे हम एक डिसएडवांटेज बोल सकते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की। क्योंकि आइडियली क्या होना चाहिए कि जिस पार्टी के पास जितना वोट शेयर है उतनी परसेंटेज ऑफ सीट्स उसको मिलनी चाहिए, ठीक है। एक और डिसएडवांटेज फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का ये है कि जो कैंडिडेट्स जीतते नहीं हैं उनके वोट्स वेस्ट जाते हैं। अब पिछले एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि कांग्रेस का वोट शेयर 33% था, लेकिन कितनी परसेंटेज ऑफ सीट्स मिली उसको? 0। एक भी सीट नहीं मिली। तो ये जो 1000 में से 330 लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, इसका क्या फ़ायदा हुआ? कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट विल नॉट रिप्रेजेंट people from any of the 5 constituencies, even after getting 1/3 of the total votes. So ये सारे votes waste गए। So this is another disadvantage of first past the post system, कि जो votes मिले सभी losing candidates को, वो सारे votes waste गए, क्योंकि unless you have the highest number of votes in a constituency, ये votes representation में या फिर seats में convert नहीं होते। और ये जो दोनों डिसएडवांटेजेस मैंने आपको बताई, इन दोनों को एड्रेस करता है एक और इलेक्शन सिस्टम जिसका नाम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का यही सिर्फ 2 डिसएडवांटेजेस नहीं है, इसका और भी डिसएडवांटेजेस हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। दिस सिस्टम इज़ डिसएडवांटेजियस टू स्मॉलर सोशल ग्रुप्स और टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। ऐसा इसलिए बिकॉज इस सिस्टम में जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट्स होंगे वही जीतेगा। अब जो डोमिनेंट कम्युनिटी होगी या फिर मेजॉरिटी कम्युनिटी होगी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उस कम्युनिटी के मेंबर के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोटर्स हैं वो मोस्टली अपनी कम्युनिटी के कैंडिडेट को ही वोट करेंगे, और इसलिए जो माइनॉरिटी या फिर मार्जिनलाइज कम्युनिटी के कैंडिडेट्स होंगे उनको इतने वोट्स नहीं मिलेंगे कि वो इलेक्शन जीत जाए। हाँ, थोड़े वोट ज़रूर मिलेंगे, लेकिन हाईएस्ट वोट्स मिलना थोड़ा मुश्किल है। सो फॉर दिस रीज़न जो माइनॉरिटी या फिर मार्जिनलाइज्ड सोशल ग्रुप्स हैं वो पॉलिटिकली अंडर रिप्रेजेंटेड होंगे ड्यू टू फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये होगी थर्ड डिसएडवांटेज, दैट फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम लीड्स टू पॉलिटिकल अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। इस डिसएडवांटेज को कुछ हद तक रिजॉल्व किया गया है सेपरेट इलेक्टोरेट्स और रिजर्वेशन का सिस्टम ला के। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का सिस्टम 1947 से पहले था और रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का सिस्टम इंडिपेंडेंस के बाद से है। मैं आपको दोनों बताता हूँ। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम जो ब्रिटिश लेकर आए थे, इसमें ऐसा था कि जो टोटल सीट्स थी लेजिस्लेटिव असेंबली की, वो डिवाइडेड थी अमंग 3 कम्युनिटीज़, मुस्लिम्स, सिख्स एंड जनरल। जनरल में थे हिंदूज़,
और बाकी अदर कम्युनिटीज़ एक्सेप्ट फॉर मुस्लिम्स एंड सिख्स। जो सीट्स मुस्लिम्स के लिए रिजर्व थी उन सीट्स पर मुस्लिम कैंडिडेट्स ही इलेक्शन लड़ सकते थे, लेकिन उन सीट्स के लिए जो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व थी उन सीट्स पर वोटिंग भी सिर्फ मुस्लिम्स ही करेंगे। ऐसे ही जो सीट्स सिख्स के लिए रिजर्व्ड हैं उन पे वोटिंग भी सिख कम्युनिटी के लोग ही करेंगे। सो दिस इज़ सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम कि भाई जिस कम्युनिटी के लिए वो सीट रिजर्व्ड है उसी कम्युनिटी के वोटर्स ही एलिजिबल हैं टू वोट फॉर दैट सीट। सेपरेट इलेक्टोरेट में इशू ये है कि ये सिस्टम डिवीज़न प्रमोट करता है कि मुस्लिम्स का इंटरेस्ट अलग है सिख्स का इंटरेस्ट अलग है हिंदू से, तभी सेपरेटली वोटिंग हो रही है। सो इंडिपेंडेंस के बाद एक नया सिस्टम रिजर्वेशन सिस्टम लाया गया। रिजर्वेशन सिस्टम में सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटीज़ लाइक शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, बट देयर इज़ नो सेपरेट इलेक्टोरेट। यानी कि जो सीट्स रिजर्व्ड हैं फॉर द शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी उन सीट्स पर सिर्फ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के कैंडिडेट्स ही लड़ सकते हैं इलेक्शन, लेकिन जो इन सीट्स पर वोटिंग होगी उसके लिए सभी वोटर्स एलिजिबल हैं और ना ही सिर्फ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के वोटर्स। सो सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ वन कम्युनिटी, बट वोटर्स फॉर दैट सीट कैन बी ऑफ एनी कम्युनिटी। और सेपरेट इलेक्टोरेट्स में सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ वन कम्युनिटी एंड वोटर्स फॉर दैट सीट आर ऑल्सो ऑफ द सेम कम्युनिटी। ठीक है। इंडिया में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट्स रिजर्व्ड हैं इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स, और कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं ये डिपेंड करता है ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दीज टू कम्युनिटीज़। यानी कि अगर शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन से 25% है ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, देन लोकसभा में 25% ऑफ द सीट्स रिजर्व्ड होंगी फॉर द शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। और ऐसे ही शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लिए भी सीट्स रिजर्व्ड हैं इन प्रोपोर्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन, और ऐसे ही स्टेट्स में भी। ठीक है। अगर किसी स्टेट में से पंजाब में शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन 50% है तो पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली में 50% सीट्स रिजर्व्ड होंगी फॉर द शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। लोकसभा में आउट ऑफ 545 सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीट्स रिजर्व्ड हैं और शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 सीट्स रिजर्व्ड हैं। अच्छा, ये जो रिजर्वेशन का प्रोविज़न है इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज़, ये इनिशियली रखा गया था फॉर 10 ईयर्स। यानी कि रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब होगी टिल 10 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब से कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट होगा उसके 10 साल तक। बाय द वे, कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था 1950 में, तो ये रिजर्वेशन का प्रोविज़न वैलिड था टिल 1960। लेकिन ये प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने के 10 साल बाद एक्सटेंड किया गया फॉर अनदर 10 ईयर्स, और फिर 10 साल बाद जब ये दोबारा एक्सपायर होने वाला था तो फिर एक्सटेंड हुआ 10 साल के लिए। सो ये प्रोविज़न ऑफ रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्सटेंड हो रहा है 10 ईयर्स एट अ टाइम। अभी भी ये प्रोविज़न एग्जिस्ट करता है और सीट्स रिजर्व्ड हैं फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन लेजिस्लेचर। फोर्थ डिसएडवांटेज ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ये है कि दिस सिस्टम लीड्स टू राइज ऑफ 2 मेजर कम्पिटिटर्स, 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इंस्टेड ऑफ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे कि इंडिया में बीजेपी एंड कांग्रेस, एंड पावर कीप्स ऑन शिफ्टिंग बिटवीन दीज 2 पॉलिटिकल पार्टीज। कभी बीजेपी जीतेगी, कभी कांग्रेस जीतेगी। यह डिसएडवांटेज इसलिए है क्योंकि बाकी छोटी पार्टीज़ के लिए यूजुअली स्पेस नहीं होता compete करने का और इलेक्शंस जीतने का। लेकिन जो इंडिया का फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है वो स्लाइटली डिफरेंट है इस केस में। इंडिया में इनिशियल ईयर्स में तो 1 पार्टी रूल या फिर 1 पार्टी डोमिनेशन रहा है, जो कि कांग्रेस का रहा है। फिर 1989 से हमें कोएलिशन गवर्नमेंट्स देखने को मिले। Coalition governments means many parties coming together and forming a coalition or a group, और ये coalition के पास required number of seats होती हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, and in this way many parties come together to run the government. Coalitions तब बनते हैं जब किसी एक पार्टी के पास majority of seats ना हो, मतलब कोई एक पार्टी अकेले सरकार ना बना सके, and so to get that number of majority of seats
parties come together and form a group. And because of coalitions, जो smaller parties होती हैं जिनके पास बहुत कम सीट्स होती हैं, जिनका खुद के दम पे सरकार बनाने का बिल्कुल भी स्कोप नहीं होता, ये पार्टीज़ भी गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाती हैं. सो थैंक्स टू कोalition सिस्टम, स्मॉलर पार्टीज ऑल्सो गेट रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट. दीज स्मॉलर पार्टीज़ आर ऑफन रीजनल पार्टीज़ जो किसी स्टेट में प्रोमिनेंट हो, किसी एक स्टेट में पॉपुलर हो, बट नेशनल इलेक्शंस फाइट करें, बहुत कम सीट्स जीते और फिर कोalition के थ्रू पावर में आए एट द सेंटर. इसका एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो ये होगा शिरोमणि अकाली दल का इन पंजाब. ये रीजनल पार्टी है, पंजाब तक लिमिटेड है. इस पार्टी ने नेशनल इलेक्शंस या फिर लोकसभा इलेक्शंस लड़े, बहुत थोड़ी सीट्स मिली, बट एनडीए कोalition विच इज़ लेड बाय द बीजेपी उसका हिस्सा बने. और क्योंकि एनडीए कोalition ने सरकार बनाई, बिकॉज दे हैड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सीट्स, शिरोमणि अकाली दल सेंटर में पावर में आई अलॉन्ग विद अदर पार्टीज विच आर अ पार्ट ऑफ द एनडीए कोalition. सो थ्रू कोalition सिस्टम रीजनल पार्टी, स्मॉलर पार्टीज़ को अपॉर्चुनिटी मिलती है सेंटर में गवर्नमेंट बनाने की, पावर में आने की. सो राइज ऑफ कोalition सिस्टम इज़ अ फीचर ऑफ द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ऑफ इंडिया. एंड बिकॉज ऑफ दिस कोalition सिस्टम, ये जो डिसएडवांटेज है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का, कि भाई छोटी पार्टीज़ या फिर माइनॉरिटी पार्टीज़ को रिप्रेजेंटेशन कम मिलती है और इसलिए ये पार्टीज़ का पावर में आना डिफ़िकल्ट है, ये डिसएडवांटेज एड्रेस होता है थ्रू दिस कोalition सिस्टम. One more political trend apart from coalitions which is going on in Indian politics is the rise of two-party competitors in many states. जैसे तमिलनाडु में DMK वर्सेस AIDMK के बीच मेजर कंपटीशन, एंड बोथ ऑफ देम आर रीजनल पार्टीज़. या फिर हरियाणा जहाँ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होता है. सो टू पार्टीज़ competing against each other in states. These parties can be regional in nature और national level parties as well. ठीक है. अब एक बार फटाफट से मैं सम अप कर देता हूँ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. इसमें द कंट्री इज डिवाइडेड अमंग स्मॉलर जोग्राफीज विच आर कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूएंसीज. वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी. सो वन रिप्रेजेंटेटिव पर कॉन्स्टिट्यूएंसी, दैट मीन्स वन सीट पर कॉन्स्टिट्यूएंसी. द कैंडिडेट हु बिकम्स द representative is the one who gets the highest amount of votes, and it is not necessary that the candidate to win the election must secure majority of votes, that is 50% or more. Voters are aware of the candidates who are fighting for election from the constituency, and so voters vote for the candidate and not for the political party. And a political party may get more or less seats than the percentage of votes it receives. ठीक है. So this is first past the post system. ये सिस्टम फॉलो होता है इंडिया में, यूके में और भी कई कंट्रीज़ में. इंडिया में ये सिस्टम यूज़ होता है फॉर लोकसभा इलेक्शंस, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस एंड लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस. एडवांटेजेस ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और ये सिस्टम क्यों प्रेफर किया गया अबव ओवर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ये मैं आपको बताऊंगा आफ्टर एक्सप्लेनिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम. सो this was the explanation for you all. This is Siddharth signing off.